हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा आपके 10 चैप्टर की कल मैंने एक्सप्लेनेशन समझाई थी आपको कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले 10.1 में आते हैं। 10.1 में देखो खालिस्तान है और सत्य असत्य है जस्ट। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, खालिस्तान वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। वृत्त का केंद्र कहाँ होता है बताओ। जैसे अगर कोई वृत्त बना हुआ है उसका केंद्र अंदर होता है ना, तो हम बोलेंगे अभ्यंतर। तो इसका आंसर है अभ्यंतर। नेक्स्ट है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। केंद्र से दूरी निकालनी है और त्रिज्या इतनी होती है, त्रिज्या से भी अधिक होनी चाहिए। तो अधिक तो यही होगा ना, बाहर निकलेगी थोड़ी सी, जितनी भी निकलेगी। तो उसने बोला वो बिंदु कहाँ स्थित होता है, तो बहिर्भाग है इसका आंसर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास। ये भी मैंने समझाया था आपको डेफिनेशन में। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। क्योंकि ना बेटा आधा पार्ट सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो आधा करेंगे तो वही तो सबसे बड़ा होगा, और आधा पार्ट कौन करता है, व्यास करता है। इसीलिए एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। देखो एक चाप बोली उन्होंने, जैसे कि ये चाप लगी है, चाप डैश होती है जब इस चाप के सिरे व्यास के सिरे हों। ठीक है, मतलब ये व्यास है, तो ये क्या बन गया, अर्धवृत्त। तो यहाँ पे आंसर आएगा अर्धवृत्त। ठीक है, इनको मत देना, गलत लिखे हैं बहुत से। फिफ्थ क्या बोला है, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड क्या था, देखो ये था वृत्तखंड। वृत्तखंड एक चाप होती है और एक जीवा होती है। जीवा होती है ना, तो यहाँ पे आएगा जीवा। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। कल हमने पढ़ा था 3 भागों में, यहाँ पे क्या आएगा 3 भाग। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। उसके बाद आए सत्य सत्य। फिर कॉपी में ये कैसे करना है, सीधे लिखना है खालिस्तान और सीधे ये आंसर लिख देना है, इनके अंदर फिल कर देना है। ब्लू पेन से ये लिखना, आंसर को ब्लैक पेन से लिख देना ताकि पता चल जाए। सेम ऐसी सत्य सत्य से करना है और इनके कारण भी देने हैं, तो मैं PDF में डाल दूंगी। ठीक है, सब कुछ। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला, यह है केंद्र, उसको वृत्त पर किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो बनती है वो त्रिज्या कहलाती है। बिल्कुल ठीक है, त्रिज्या ही होती है। ठीक है, सत्य है। ठीक है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। परिमित मतलब निश्चित होती हैं कुछ। इसका आंसर असत्य है। क्यों, क्योंकि बेटा एक वृत्त है, ये वृत्त है, इसके अंदर मैं कितनी भी जीवाएं खींच सकती हूँ। जीवाएं तो पता है ना आपको क्या होती हैं, जैसे देखो ये खींच दी, ये खींच दी, ये बहुत सारी खींच सकती हूँ। क्या ये निश्चित है, क्या ये फिक्स है, बहुत सारी खींच सकती हूँ मैं, ये फिक्स नहीं है, अनफिक्स है। तो बहुत सारी खींच सकती हूँ, अभी तो मैंने बहुत सी नहीं खींची हैं, बहुत सी खींची जा सकती हैं, इसलिए इसका आंसर असत्य आएगा, क्योंकि हम बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला परिमित होती है, फिक्स होती है, नहीं फिक्स नहीं होती, बहुत सारी हो सकती है। और समान लंबाई की है या नहीं है ये भी नहीं कह सकते हम। क्यों, क्योंकि देखो सबकी लंबाई किसी की छोटी है किसी की बड़ी है, सारी बराबर तो है ही नहीं, इसीलिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए। अगर कोई वृत्त है उसे 3 चाप में बांट दे, चाप तो पता है ना ये होती है चाप मतलब टुकड़े। अगर इन टुकड़ों में बांट दे 3 में, ठीक है, तो उसने बोला प्रत्येक पार्ट दीर्घ चाप होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बेटा। दीर्घ चाप हो ही कैसे सकता है, एक चाप लघु होती है तो एक दीर्घ होती है, ये फिक्स है। अब देखो तुम सर्कल को, एक सर्कल है उसे तुम, एक वृत्त है उसे तुम 3 भागों में बांट लो। मान लो एक पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक, ठीक है, AB है। दूसरा पार्ट मैं बोल रही हूँ B से C है, B से C है। तीसरा C से A है। ठीक है, मतलब एक AB है, एक BC है, एक C है। बांट दिया। अब जरूरी है कि तीनों की तीनों, देखो एक तो ये निकला, एक ये निकला, एक ये निकला, क्या ये तीनों बराबर है, जरूरी है तीनों की तीनों दीर्घ हो। क्या पता लघु चाप बोल रहे हैं हम इसको, तो किसने कहा ये दीर्घ चाप है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो असत्य है। ठीक है, कोई छोटी बड़ी भी तो हो सकती है ना, इसीलिए असत्य है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, वृत्त की एक जीवा, वृत्त की कोई ऐसी जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो। त्रिज्या से दोगुनी तो हमें पता है वृत्त का व्यास होता है, तो वृत्त का व्यास है, सत्य है। फिफ्थ बोल रहा है जो त्रिज्या खंड है वो जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। जरा ध्यान से देखो, त्रिज्या खंड में एक तो चाप आती है संगत चाप, और जीवा नहीं आती। जीवा आती है तब तो वो वृत्तखंड बन जाता है। क्या आती है, 2 त्रिज्या आती हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। वृत्त एक समतल आकृति है, समतल सिंपल आकृति में बनाया जा सकता है। समतल, ये समतल ही तो होता है, समतल में ही तो बनाते हैं, 2D डायमेंशनल 2D है, तो यहाँ पे यही आएगा, हाँ ये समतल आकृति है। तो ये थे 10.1 के क्वेश्चंस जो मैंने तुम्हें ऐसी ऑरली समझा दिए हैं। बाकी इन्हें कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। इनमें तो सत्य असत्य लिख के उनके कारण भी देने हैं, और ये रिक्त स्थान तो नॉर्मली करना है, मैं PDF भी सेंड कर दूंगी। ये थी 10.1।
अब जरा ध्यान से देखो 10.1 में और तो कुछ नहीं था, ठीक है, एग्जाम्पल भी नहीं है। अब आते हैं 10.2 में, 2 ही क्वेश्चन है जस्ट। याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांग होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर। उन्होंने बोला 2 वृत्त सर्वांग सम का मीनिंग आप जानते हो ना, सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग सम मैं आपको बता दूं, ये आपका 7 चैप्टर में आ रहा है, इसीलिए आपको नहीं पता होगा। सर्वांग सम का साइन होता है ये, 7 चैप्टर में पढ़ोगे आप, ये सर पढ़ाएंगे आपको। सर्वांग सम का साइन होता है ये, और सर्वांग सम का मीनिंग होता है अगर कोई 2 आकृति, मैंने बोल दिया कि 2 आकृतियां सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम का मीनिंग होता है सर्व मतलब सभी, अंग सर्वांग, देखो कैसे बना है, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग, सम मतलब समान, सभी अंग समान होना, उसको कहते हैं सर्वांग सम। तो 2 वृत्त सर्वांग सम है मतलब उसकी सारी चीज़ें समान है। और 2 वृत्त सर्वांग सम कब कब होते हैं, जब वो सेम मेजरमेंट से खींची हो, मतलब उनकी त्रिज्याएं भी बराबर हो। तो उन्होंने बोल भी दिया कि 2 वृत्त सर्वांग सम तब होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो हमें सिद्ध करना है कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं बराबर दे रखी हैं। तो मैं 2 वृत्त बना लेती हूँ, ऐसे ये क्वेश्चन करना है, 2 वृत्त बनाने हैं, ठीक है। ये मान लेना है कि इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। क्यों है त्रिज्याएं बराबर, अपनी वजह से नाम दे दो ओ, यहाँ पे ओ डैश दे दो, ये ए बी है, ये सी डी है। इन्होंने बोला कि आपकी जीवाएं बराबर हैं, ये जीवाएं तो हैं, तो इसका मीनिंग आपको ए बी और सी डी बराबर दे रखा है। ओ ए त्रिज्या है, ओ बी त्रिज्या है, और ओ सी ओ डैश सी भी त्रिज्या है, ओ डैश डी भी त्रिज्या है, तो ये भी तो आपस में बराबर हो गई। तो आपने देखा एक चीज़ बराबर ये मिल गई, एक चीज़ आपकी ओ ए के साथ ओ सी मान लो और ओ बी के साथ ओ डी मान लो, 3 चीज़ें बराबर मिल गई। इन 3 चीज़ों से मैं इन 2, ये त्रिभुज बन रहे ना अंदर, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगी। मैंने कहा था ना कि सर्वांग सम का मीनिंग होता है 2 चीज़ें बराबर होना। तो 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम करने का रूल होते हैं, एक होता है ट्रिपल एस मतलब तीनों भुजाएं, भुजा भुजा भुजा। एक होता है एस ए एस, 2 भुजाएं और एक कोण, और एक होता है ए एस ए, 2 कोण और एक भुजा, ठीक है। ये होते हैं, ये 3 रीज़न होते हैं, ये सब आप 7 चैप्टर में पढ़ने वाले हो। एस एस मतलब भुजाएं, तीनों भुजाएं, त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं होती है ना। और 2 एस, एक ए मतलब कोण होता है, ए मतलब कोण, 2 भुजाएं और एक कोण, कोण कोई सा भी हो, ठीक है। एक त्रिभुज के अंदर होता है ना, 1 कोण 2 कोण 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं, इसीलिए हम 3 वाला ग्रुप करते हैं। ए एस ए का मीनिंग है 2 कोण और 1 भुजा, ठीक है बेटा। तो इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम सिद्ध कैसे करूँगी, पहली चीज़ मुझे मिल गई ए बी और सी डी, ये दूसरी चीज़ ओ ए और ओ डैश सी, तीसरी चीज़ ओ बी और ओ डैश डी मिल गई ना, क्योंकि ये त्रिज्याएं तो आपस में बराबर ही है ना सर्वांग सम में, क्योंकि जब तीनों भुजाएं, ये भी भुजा है, भुजा यही होती है ना, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, त्रिभुज के लिए तो भुजाएं है ना, तो ये सब बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एस 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 से ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। और जैसे ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया, उन्होंने बोला हमें ये सिद्ध करना है कि ये केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो केंद्र कहाँ है इसके, ये, इसका मीनिंग ये वाले कोण हमें बराबर प्रूफ करने हैं। तो बेटा जब हम 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो इसके सारे पार्ट आपस में बराबर होंगे। सर्वांग सम का मीनिंग मैंने अभी बताया, इसके सारे पार्ट बराबर होना। तो इस त्रिभुज का ही तो ये पार्ट है ए ओ बी और सी ओ डी, है ना। तो हम बोलेंगे जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो मैं बोल दूंगी कि कोण ए ओ बी, ये कोण का साइन है, कोण ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डैश डी। जो कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं, ओ बन रहा था यहाँ तो ओ को बीच में लिखा, यहाँ ओ डैश बना था ओ डैश लिखा, बस यही प्रूफ करना था। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम यही है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित हैं। इस बार उन्होंने ये दे दिया कि बराबर कोण बनाती हैं वो केंद्रों पे, तो जीवाएं बराबर होती है, हमें जीवाएं प्रूफ करनी है बराबर होती हैं। तो देखो डायग्राम सेम ऐसी होगा, मैं दोबारा से सेम डायग्राम बना रही हूँ, ओ ए बी और यहाँ पे मैंने बना दिया ओ डैश सी डी। उन्होंने अब की बार ये दे रखा है कि ये और ये बराबर हैं और त्रिज्याएं तो आपस में बराबर ही हैं चारों, और हमें ए बी और ये प्रूफ करना है। तो जब आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करोगे तो कैसे लिखोगे, ओ ए इक्वल ओ डैश सी, त्रिज्या है, ओ बी इक्वल ओ डैश डी, ये भी त्रिज्या है। तीसरी चीज क्या मिल जाएगी, ए ओ बी और सी ओ डैश, कौन मिल जाएगा, ए ओ बी इक्वल सी ओ डैश डी। 3 चीज़ें मिल गई, 2 भुजाएं और एक कोण है, तो 2 भुजाएं और एक कोण क्या है, एस ए एस। तो आप बोल दोगे कि एस ए एस से ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम सिद्ध हो गए, किससे, एस ए एस से। जैसे ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो ये ए बी और सी डी इसी का पार्ट है, तो आप लिख दोगे कि इसका मीनिंग ए बी और सी डी भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये इसी का पार्ट है, क्योंकि सर्वांग सम का मीनिंग यही होता है, यही प्रूफ करना था।
बाकी आप PDF देखोगे ना एक बार तो अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो 2 त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना समझ आ गया। 2 त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करने के लिए कोई 3 चीज़ें लेते हैं, या तो तीनों भुजाएं, या 2 भुजाएं और 1 कोण, या 2 कोण और 1 भुजा। ये आप 7 चैप्टर में पढ़ोगे ब्रीफ में। ये जस्ट मैं अभी आपको हिंट दे रही हूँ। तो ये अब आपकी 10.1 और 10.2 कंप्लीट हो गई है। कल संडे है तो आप 10.1 और 10.2 कंप्लीट कर लेना फेयर में। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी मैं दोनों की PDF सेंड कर दूंगी कमेंट्स में, ठीक है बेटा। फिर भी अगर आपको समझना है ना कि मैडम ने सर्वांग समसिद्ध कैसे किया तो मुझे पर्सनली पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी।